तो कैसा रहा आज इंग्लिश का पेपर? जैसे मैंने क्वेश्चंस बताया था वैसे ही देखने को मिला ना? बहुत अच्छा पेपर गया ना? अरे इंग्लिश बस का छोड़ो यार। तुम्हारे जितने भी पेपर हुए हैं, जिसमें जिसमें मैंने 4 सेट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, हर एक पेपर में तुमने फोड़ा है। मुझे पता है जो पहले तुम्हारा 2 पेपर हुआ था उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था और बहुत कम क्वेश्चन आते थे। तुम कमेंट भी करते थे क्योंकि मैं क्लास 11th में बिजी रहता था। लेकिन फाइनली अब क्लास 11th से खिसक करके मैं आ चुका हूँ 10th में। और 10th को ही टोटल टारगेट जब से करना स्टार्ट किया ना, डेली रिकॉर्ड टूट रहा भाई, डेली। हिंदी में 75 में से 71 नंबर का सेम टू सेम जो मैं पढ़ाया वही आया है। अंग्रेजी में हाल ही में जो आज पेपर हुआ है उसमें कितना आया था? 63 नंबर का सेम टू सेम। पैसेज तक सेम आ गया, क्वेश्चन आंसर तो आना ही था। ठीक है, साथ में जो आपका मैं दिया था ना एप्लीकेशन, सब कुछ आ गया मेरे भाई। इसीलिए बोलता हूँ मेरे सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो किया करो। अब देखो जो ओल्ड है उनको तो पता है, जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखिए न्यू स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर 4 सेटों में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हैं। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी, सेट नंबर डी। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने साल भर पढ़ाई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्टूडेंट ऐसे जिसने थोड़ी थोड़ी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। है ना? मतलब जो साल भर भी पढ़ाई नहीं किया है और मेरे 4 सेट को लगातार एक रात पढ़ लेता है, मेहनत कर लेता है, पूरे के पूरे पेपर यहीं से आता है। अरे ये तो तुम्हारा अर्धवार्षिक परीक्षा है भाई। पिछले साल वार्षिक परीक्षा में इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता था हिंदी में, पिछले साल की बता रहा हूँ, हिंदी में 75 में से 73 नंबर का सेम टू सेम वस्तुनिष्ठ तक वही आता जो मैंने कराया था। है ना? तो वार्षिक तक में आएगा, तुम परेशान मत हो। है ना? तो बढ़िया से जुड़ जाओ। और तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो तुम सोशल साइंस का वीडियो ही देख लेना, मिला लेना मेरे पेपर से और अपना पेपर। है ना? मेरा पेपर मतलब जो वीडियो डलेगा अभी जो डल रहा है, और अपना पेपर मिला लेना, फिर मुझे बता देना कि कितनी सच्चाई है बात में। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो ऑलरेडी हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड है, ये थर्ड होने जा रहा है, मतलब सेट नंबर सी। आइए देखते हैं सेट नंबर सी में कैसे क्वेश्चंस हैं, फिर एक बचेगा सेट नंबर डी, ये मैं कभी भी नहीं खत्म कर दूंगा। और इसके बाद बढ़िया आराम से सोना, सुबह उठ के एक बार और इसे रिवीजन कर लेना और बढ़िया एग्जाम में चले जाना। देखो यार हमारा पेपर रहेगा 75 नंबर का, समय 3 घंटे। ये सब चीज़ हम साइड करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना है अपना क्वेश्चन। पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो, निम्नलिखित में से किस रेशा को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो यहाँ पर तेरे को जूट लिखना है, ठीक है। एंड सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सेम टू सेम। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्डन गोल्डन फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जूट लिखना है। अच्छा, फेडरी सेरियो कलाकार थे, ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना है। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बा, आंदोलनकारियों का दमन करना था। ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ आई थी? तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक आई थी चीन, जापान एंड कोरिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है उसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं? तो इसे कहते हैं नगरीकरण। ठीक है, गांव से जो उठ उठ के भाग भाग के शहर शहर जाता है उसे नगरीकरण कहते हैं। एंड अंतिम प्रश्न कहता है मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है वस्तु का विनिमय करना, मूल्य का संचय, वस्तु का भुगतान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फटाफट खालिस्तान को भरते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला नंबर कहता है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान डैश डैश मृदा से बनी है। तो जितनी भी उत्तर की मैदान है सब बनी है जलोढ़ मृदा से, तो आपको यहाँ पर लिखना है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। भारत में प्रेस का जनक किसे कहते हैं? तो जेम्स ऑगस्टॉक हिक्की को, या फिर हिक्की बस नाम याद रख लो, काम हो जाएगा। हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। अरे प्रेस मतलब वो प्रेस करने वाला नहीं है भाई, पत्रकारिता के जनक की बात कर रहा हूँ। ग्रीम बंधु का जन्म कब हुआ था? तो ग्रीम बंधु का सॉरी जी, ग्रीम बंधु का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जर्मन में हुआ था, जर्मन के थे। है ना, जिसे तुम जर्मनी भी कहते हो। नेक्स्ट कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और हमारा भारत देश तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हम धर्म को लेकर के विवाद नहीं करते हैं। अरे आपसी में करते हैं बात अलग, लेकिन कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम अपने हिसाब से मुस्लिम बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोगों के प्रति, मतलब जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कहता है जल एक डैश डैश योग्य संसाधन है। तो जल आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब क्या है? कि हमें डेली नया पानी मिलता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। ओके, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य को देखते हैं फटाफट। सत्य सत्य में क्या पूछा है?
सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है सत्य सत्य में पहला नंबर कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल 27% हिस्सा पर मैदानी क्षेत्र है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र 27% नहीं है, 43% है, ध्यान रखना। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपने वाला है आपके पेपर में। 43 है, ठीक है, 4-3। नेक्स्ट कहता है सरदार सरोवर बांध क्या गोदावरी नदी पर बना है? नहीं यार, सतलज नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। ठीक है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्या जर्मनी से हुआ था? गलत बात है, जर्मनी से नहीं हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। भारत में पहली जूट मिल क्या बंगाल में स्थापित की गई थी? बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सही हो जाएगा। एंड भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो क्या उसमें अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त है? क्या बोलोगे? बताओ, चलो बताओ क्या बोलोगे, लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं देखना चाहता हूं कितना नॉलेज है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। एक साइड लिखा है सेक्शन नंबर आ, दूसरा लिखा है सेक्शन नंबर बा। आइए फटाफट मैच करते हैं क्या होगा सही उत्तर। यहाँ पर पहला नंबर कह रहा है तृतीय क्षेत्र, तो इसमें हो जाएगा संचार सेवा बैंकिंग, इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट कहता है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसमें हो जाएगा कृषि खनन और मत्स्य। नेक्स्ट कहता है नेपोलियन की हार, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट कहता है रोलेट एक्ट 1919। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे? बेंगलुरु को बनाई जाएगी थी, है ना, तो बेंगलुरु है। कब बना था? तो 1986 बना था। लेबर पार्टी गठन हुआ 1985 में। खत्म, लो सब कुछ खत्म। ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को रट लेना, क्योंकि मैंने देखा है हिंदी के पेपर में सेम टू सेम जो वस्तुनिष्ठ यहाँ पर मैं कराया हूँ वही वस्तुनिष्ठ देखने को मिला है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और सेम टू सेम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या कहता है। हवाई जहाज बर्तन बनाने के लिए किस धातु का यूज होता है? तो एल्यूमिनियम का। मतलब हवाई जहाज का जो बाहर बाहर का वो बना होता है ना, देखियोगे स्ट्रक्चर, वो एल्यूमिनियम का बना होता है। कपास जिसे तुम काटन भी कहते हो, किसका प्रतीक है? तो ब्रिटिश उद्योग का प्रतीक है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919, 1919 को। ठीक है, 1919 को। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये निकालता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स। नेक्स्ट कहता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट कहता है डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन, अर्थात डब्ल्यूटीओ है। इस प्रकार से यहां तक होता है ओटीओटी, जितने क्वेश्चंस थे उतने कंप्लीट। इन सारे क्वेश्चंस को तुरंत मेरे साथ याद करना, अगर याद नहीं हो रहा तो एक बार वीडियो को शुरू से फिर से देखना। देख यार, अगर तेरा टारगेट है ना एग्जाम में टॉप करना, अगर तेरा सच में टारगेट है कि तुम्हारे जो माता पिता ने ड्रीम देख रखी थी कि हमारा बच्चा भी टॉप करेगा, हम भी सर से सर ऊंचा करके किसी को अपना परसेंटेज बताएंगे कि हमारे बच्चे ने इतना परसेंटेज बनाया है क्लास 10th में, तो मिडिल एजुकेशन और उसकी संपूर्ण टीम आपके लिए लेकर के आई है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। हम लोग टॉपर सीरीज इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि पिछले साल मिडिल एजुकेशन से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एमपी टॉप किया था। ये अगर मैं इस 5 स्टूडेंट्स को बांटूं तो 2 स्टूडेंट तो सीधे एमपी में रैंक लाए थे, एक का 8th रैंक का, एक का 9th रैंक। लेकिन 3 बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक लेकर गए, तो 5 बच्चे ऐसे थे। इस बार हमारा टारगेट है कि 10 बच्चे एमपी टॉप करें। ठीक है, एमपी और डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, इसलिए हम टॉपर सीरीज लेकर के आए हैं। ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 नवंबर से। हम सब मिलकर के खूब मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें हर एक चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो सीधे एग्जाम में आएगा, फालतू क्वेश्चन नहीं, टाइम पास नहीं। क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 45 दिन में हमें कोर्स कंप्लीट करना है। और हम एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे के लिए लगता है सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, संस्कृत बस को छोड़ करके। मतलब आपका हिंदी की क्लासेस लगेगी, साइंस लगेगी, सोशल साइंस लगेगी, मैथमेटिक्स लगेगी, है ना, तो ये सब कुछ पढ़ाएंगे। डेली लाइव क्लास है, डेली लाइव क्लास चलेगी। डाउट सेशन रहेगा, जहां पर डाउट है सिंपल सा फोटो क्लिक करो भेजो। तो ये सब चीजें तुम्हें बताने वाले हैं कोर्स में। साथ में हम टॉपर से मिलवाएंगे, टॉपर के पढ़ने का तरीका बताएंगे, वो किस ट्रिक के फॉलो करते हैं उनका ट्रिक भी बताएंगे। और ये सब आपका नोट्स भी दिया जाएगा, मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स देंगे और अल्ट्रा एचडी फॉर्म में। अगर तुम्हें क्लासेस जुड़ना है ना तो सिंपल सा मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन कर लेना। उसके बाद तुम्हें पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पर तुम्हें दिखेगा टॉपर सीरीज वर्ष 2026, उसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट करके कोर्स से जुड़ सकते हो। कोर्स बहुत ही डिस्काउंट में चल रहा है, बहुत ही सस्ता चल रहा है, मात्र 399 में डिस्काउंट में कोर्स मिल रहा है।
ठीक है, तो जाइए जा करके जल्दी से इनरोल कीजिए, आज लास्ट डेट है। फिर कोर्स का प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है। एक बार आप शेड्यूल देख सकते हैं किस प्रकार से क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो इन सबका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, कमर कस लो, फटाफट आंसर देखने वाले हैं। छठा नंबर कहता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे इसका मतलब ये है कि लगातार हमें ग्रोथ करना, और ग्रोथ ऐसे करना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अथवा मृदा संरक्षण से क्या आशा है, तो मिट्टी को संरक्षित करना। आइए देख लेते हैं इसका आंसर फटाफट सतत पोषणीय विकास का। तो ये रहा, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ये रहा मृदा संरक्षण, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर कह रहा है कि झूमिंग खेती को किस किस नाम जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बेबर कहते हैं, दीपा कहते हैं, और इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो कई सारे नाम है, बाकी आंसर मैं दिखाऊंगा। अथवा कहता है कि रबी के फसलें क्या है, तो आइए दिखा देते हैं इसका आंसर। तो ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले झूम खेती वाला, और ये रहा नीचे रबी की फसलें वाला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। आगे बढ़ते हैं, भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो तुम्हारे पास हो गया कपास उद्योग, पटसन, जूट, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, वनस्पति तेल उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। और अथवा क्या कहता है, अथवा कहता है कि आधारभूत उद्योग कौन सा है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आधारभूत उद्योग, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, ये सब आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर कह रहा है कि बंदरगाह और पतन में दो अंतर लिखो। और अथवा में कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के किन किन महानगरों को जोड़ती है। आइए देखते हैं बंदरगाह में और पतन में अंतर। ये तुम्हारे सामने अंतर लिखा है, बंदरगाह जिसे तुम पोर्ट भी कहते हो, और पतन को इंग्लिश में हार्बर भी कहते हो। ठीक है, एंड ये रहा स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पिकेटिंग का क्या अर्थ होता है। और अथवा कहता है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। रोलेक्ट एक्ट मतलब काला कानून, ठीक है, किसी को भी उठा करके अंग्रेज जेल में डाल देते थे रोलेक्ट एक्ट को। ये तो ये रहा पिकेटिंग, पिकेटिंग तो ही पूरा लिखना है, एंड इसके अथवा में ये रहा रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट पूरा लिख करके चले आइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुर राष्ट्र नाम लिखना है। और यहीं पर अथवा कहता है कि कॉर्नर लॉक क्या था। ठीक है, तो आइए दिखा देते हैं इसका आंसर। ये रहा 11 नंबर का उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुर राष्ट्र का नाम। तो ये रहा मित्र राष्ट्र, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया है, और इसमें आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, अमेरिका भी धुर राष्ट्र में था। ठीक है, एंड ये रहा कॉर्न लॉ वाला, मतलब भुट्टे पर कानून। नेक्स्ट कहता है कि 19वीं सदी के अंत में बुनकर तथा कारीगर के सामने कौन सी समस्या आई थी। तो ये रहा तुम्हारे सामने समस्या। ठीक है, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट कहता है कि स्टेपलर और पुलर क्या है। तो ये रहा इसके सामने आंसर अथवा में, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लो, बढ़िया चुपचाप चिपका के चले आना। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाइए डाउनलोड कीजिए और बहुत अच्छे से एक एक चीज को पढ़िएगा। रिवीजन सार जरूर कर लेना, सारे क्वेश्चंस को मस्ती मजाक के मत लेना, क्योंकि यहाँ से सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 13 नंबर कह रहा है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी। और अथवा कह रहा है कि गाथा गीत से क्या है। तो ये रहा आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये रहा मुद्रण तकनीकी, और अथवा कह रहा है आपके सामने गाथा गीत। आम चुनाव से क्या तात्पर्य है और राजनीतिक पार्टी का क्या कार्य है। तो ये रहा 14 नंबर का उत्तर, आम चुनाव क्या होता है। ठीक है, आम चुनाव ये रहा। ठीक है, आम चुनाव का मतलब ये नहीं कि आम को लेकर के वोट डलवा दो, आम चुनाव नहीं, आम चुनाव मतलब लोकसभा की बात कर रहा है। ठीक है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने राजनीतिक पार्टी के प्रमुख कार्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतंत्र के निर्णय में काफी देरी का कारण क्या है। और अथवा में कह रहा है कि लोकतंत्र के नागरिक की दो भूमिका को स्पष्ट करना है। तो ये रहा आपके सामने लोकतंत्र वाला, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर कह रहा है कि संगठित क्षेत्र की दो विशेषताएं बतानी है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है। आइए देखते हैं फटाफट इसका आंसर। ये रहा आपके सामने संगठित क्षेत्र की दो विशेषताएं, ठीक है, एंड ये तुम्हें लिखना है। और ये रहा तुम्हारे सामने प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि विदेशी व्यापार से क्या आशय है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये रहा आपके सामने विदेशी व्यापार, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा कंटेनर, तो कंटेनर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आरक्षित वन और संरक्षित वन किसे कहते हैं, या फिर अंतर बताना है। अथवा कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान, ये चीज हमें लिखना है। 19 नंबर कह रहा है कि संघीय व्यवस्था की तीन विशेषताएं बतानी है। और यहाँ पर अथवा कह रहा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के तीन लाभ को बताना है। तो ये रहा आपके सामने संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एंड ये रहा सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा क्या है, मुद्रा के तीन कार्य बताइए। अथवा कह रहा है कि हमें भारत के ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने के उपाय बताना है, यह क्या जरूरत है। ये रहा आपके सामने मुद्रा वाला, एंड ये रहा ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की आवश्यकताएं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अब होते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट। जैसे वायु परिवहन का महत्व बताना है और अथवा कहता है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण थी, क्यों? तो ये रहा आंसर, प्लीज फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या अभिप्राय है और अथवा कह रहा है कि भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, 4 कारण बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये रहा रॉलेट एक्ट के विरोध का 4 कारण। तो इस प्रकार से यहां तक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 23, भारत के मानचित्र को दिखाना है। जैसे अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट और सुंदरगढ़। आइए दिखाते हैं कौन सा कहां पर स्थित है। फिर अथवा में भी कुछ दिया, जैसे रानीगंज दिया है, कोरबा दिया है, विजयपुर और पानीपत। ठीक है, तो हम फटाफट देख लेते हैं अजमेर और हजारीबाग कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैप अगर अवेलेबल होगा तो, सॉरी यहाँ पर मैप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ब्लैंक पेज तक है पेपर में, मैप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैप के ऊपर बना दूंगा डेडिकेटेड, उसमें अच्छे से कवर तो कर दूंगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन हमेशा तगड़ा कंटेंट लेकर के आता है और मिडिल एजुकेशन के बताए क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। सो मैं वीडियो करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।